नमस्कार। आज हम बिहार के प्राणपुर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां हर साल बाढ़ आती है, लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन यहाँ के चुनावी नतीजे एक बिल्कुल अलग ही पहेली सामने रखते हैं। लेकिन देखिए, सियासत की इस पहेली को सुलझाने से पहले जरा जमीन की हकीकत को समझते हैं। कटिहार जिले में जहां प्राणपुर है, 69% महिलाएं अनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि यहां अच्छी गवर्नेंस की कितनी ज्यादा और तत्काल जरूरत है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले प्राणपुर के माहौल और लोगों को जानेंगे, फिर चुनावी गणित को समझेंगे, उसके बाद पुराने चुनावी पैटर्न पर नजर डालेंगे और आखिर में गवर्नेंस के लिए एक मुमकिन रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राणपुर की। ये एक ऐसी जमीन है जो महानंदा और गंगा जैसी बड़ी नदियों से घिरी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, साल दर साल। जरा सोचिए, यहाँ के लोगों की शिकायतें कितनी सच्ची और कितनी गहरी हैं। हर साल बाढ़ आती है, नदी के किनारे कटते जा रहे हैं, सड़कों और पुलों का हाल बेहाल है और खेती में संकट की वजह से नौजवानों को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। कायदे से तो इन मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक बहुत मजबूत माहौल होना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लोगों की परेशानियां इतनी गंभीर हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती रहती है? इसका एक जवाब शायद यहाँ के चुनावी गणित में छिपा है। अगर मोटे तौर पर देखें तो यहाँ करीब 42% मुस्लिम और 13% यादव वोटर्स हैं, जो पारंपरिक तौर पर विपक्षी गठबंधन को एक मजबूत आधार देते हैं। और इस गणित में एक और मोड़ आता है 2025 के चुनाव के इस आंकड़े से, 81.16%। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। और इतना ज्यादा वोटिंग प्रतिशत अक्सर इस तरफ इशारा करता है कि माहौल बेहद ध्रुवीकृत है, जिसमें बाढ़ और सड़क जैसे स्थानीय मुद्दे शायद पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए अब इस विरोधाभास को समझने के लिए हाल के चुनावी नतीजों के गणित में और गहराई से उतरते हैं। ये देखिए 2025 के नतीजे। बीजेपी को मिले 1,08,000 से कुछ ज्यादा वोट और आरजेडी को 1 लाख से बस थोड़े ज्यादा। मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था। हार जीत का फैसला हुआ सिर्फ 7,752 वोटों से। लेकिन असली कहानी इस आंकड़े में नहीं, बल्कि उस आंकड़े में है जो अभी सामने आएगा। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो यहाँ है। एक तीसरी पार्टी AIMIM मैदान में थी और उसे मिले 30,163 वोट। अब आप खुद सोचिए, जीत का अंतर था 7-8 हजार का और यहाँ एक पार्टी 30,000 से ज्यादा वोट ले गई। इसने पूरे खेल का नतीजा ही पलट दिया। तो सवाल एकदम सीधा और गणित का है। अगर ये 30,000 से ज्यादा वोट मुख्य विपक्षी खेमे से ना बंटते तो नतीजा क्या होता? और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। 2025 में जो हुआ वो एक पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो यहाँ बार बार दोहराई जा रही है। पिछले 3 चुनावों से यही हो रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2015 बीजेपी मामूली अंतर से जीती और विपक्ष का वोट बटा। 2020 जीत का अंतर और भी कम हो गया, सिर्फ 3,000 वोटों का, और एक निर्दलीय उम्मीदवार ले गए करीब 20,000 वोट। और फिर 2025 में कहानी फिर वही, बस इस बार AIMIM ने और भी ज्यादा वोट खींच लिए। और इसका सबसे पक्का सबूत मिलता है 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से। वही इलाका, वही लोग। लेकिन जब विपक्षी वोट एक साथ आया तो नतीजा क्या हुआ? इसी विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष को 11,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली। ये साफ बताता है कि जीतने के लिए नंबर तो हैं, बस शर्त यह है कि वोट न बटे। ये सारे आंकड़े हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये कितना जरूरी है कि चुनावी नतीजा लोगों की असली आवाज को दिखाए। क्योंकि जब वोट इस तरह से बढ़ जाते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो जनादेश आया है वो वाकई पूरे इलाके की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। आंकड़ों के आधार पर एक एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है? तो ये एक 4 फेज वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहला कदम बुनियाद को मजबूत करना, मतलब वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना और वोट काटने वाले फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा कदम एक नया नैरेटिव बनाना, यानी अति पिछड़ा समुदायों तक अपनी पहुंच बनाना और लोगों की असल शिकायतों को आवाज देना। तीसरा, जमीन पर उतरना, नौजवानों को साथ जोड़ना। और चौथा और सबसे जरूरी,
वोटिंग के दिन अपने कोर वोटर्स का 100% टर्नआउट पक्का करना। मतलब इस पूरी रणनीति का निचोड़ बस एक लाइन में है। जीत के लिए वोट बांटने वाले इकोसिस्टम को पूरी तरह खत्म करना होगा और साथ ही नए समुदायों के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। इसके लिए कुछ बड़े और साफ फैसले लेने होंगे, जैसे वोट बंटने की जो सबसे बड़ी वजह है उसे टैकल करना, अति पिछड़े समुदायों के साथ मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाना जिसे गणित में हराना मुश्किल हो, और शायद सबसे जरूरी उन लोगों को वोटिंग का हक वापस दिलाना जो बाढ़ की वजह से अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और इस पूरी सोच के केंद्र में एक सिद्धांत है, गवर्नेंस ROI, मतलब शासन पर रिटर्न। इसका सीधा सा मतलब है कि सियासी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब वो लोगों की असल जरूरतों को पूरा करे। बाढ़ से राहत, अच्छी सेहत और रोजगार। विश्वास इसी से बनता है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, कोई भी रणनीति जो लोगों की जानकारी इकट्ठा करती है उसे उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना ही होगा। ये सिर्फ कोई कानून की बात नहीं है, ये नेताओं और जनता के बीच भरोसे की नींव है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। प्राणपुर के लोग। आंकड़े हमें एक सियासी समीकरण दिखाते हैं, रणनीति उस समीकरण को हल करने का एक रास्ता बताती है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या नंबरों पर बनी कोई स्ट्रैटेजी वाकई लोगों को पानी से एक महफूज भविष्य दे सकती है?